Hello everyone, welcome to the Perfect Education Group. Okay, my name is Shubham Joshi. Okay, I am science teacher. We are going to discuss that is how to study the science for NEET and JEE from class 8th. Okay, so today we are going to see कैसे हम यहाँ पर नीट एंड जेईई को माइंड में रख सकते हैं, किस तरीके से हम इसका यहाँ पर प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब ये सभी चीज़ें डिस्कस करने के पहले हम कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखो जैसे कि आप सभी लोग यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड में एजुकेशन ले रहे हो। ओके, दैट इज अ सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ओके, इस बोर्ड के अंदर हम यहाँ पर एजुकेशन ले रहे हैं, तो हम में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की ये इच्छा होंगी, ये ड्रीम्स रहेंगे, या फिर हम सीधा बोल सकते हैं कि 10th के बाद अपने को यहाँ पर साइंस स्ट्रीम के अंदर एडमिशन्स लेना है। ठीक है, सो साइंस स्ट्रीम में जब हम यहाँ पर एडमिशन लेंगे तो हमारे ड्रीम्स भी काफ़ी ज़्यादा बड़े होने वाले हैं। अभी से अपने माइंड में कई सारे ड्रीम्स हैं। कई बच्चों को मेडिकल फील्ड के तरफ जाना है, कई बच्चों को इंजीनियरिंग फील्ड के तरफ जाना है। ठीक है, तो ये फील्ड्स को चुनते समय या फिर ये फील्ड के अंदर जब अपने को एंट्री लेना है, जाना है, तो अपने को अभी से यहाँ पर अच्छे से प्रिपरेशन करनी होगी, अभी से अपने को यहाँ पर हार्डवर्क करना होगा। ठीक है, अच्छे से अगर अपन ने अभी से ही स्टडी उस चीज़ों की स्टार्ट कर ली तो आगे जा कर के कई सारा बेनिफिट अपने को यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, सो आज अपन इस ग्रुप के अंदर जो जुड़े हैं, इस ग्रुप के अंदर अपने को कई सारे बेनिफिशियल चीज़ें, कई सारे इसी तरीके के वीडियोस आपको इस ग्रुप के अंदर मिलने वाले हैं। तो मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट रहने वाली है आपसे कि आपने जब ये वीडियो देखना है तो आपके पेरेंट्स को लेकर के आपने देखना है। ठीक है, ओके, सो लेट अस स्टार्ट। जैसे कि मैंने आपके सामने यहाँ पर टाइटल लिख करके रखा है, इस टाइटल को सबसे पहले हम समझते हैं, हाउ टू स्टडी द साइंस फॉर नीट एंड जेईई फॉर क्लास 8th। ठीक है, फ्रॉम क्लास 8th स्टैंडर्ड से हम किस तरीके से यहाँ पर नीट एंड जेईई का प्रिपरेशन कर सकते हैं। देखो सबसे पहले अब ये एग्ज़ाम कई सारे लोगों के लिए ये एग्ज़ाम के नाम भी नए हो सकते हैं। ठीक है, देखो अगर आपने साइंस फील्ड में एडमिशन लेनी है, या फिर आपका जो एम है वो इंजीनियरिंग फील्ड का है, या फिर आप मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हो, आप एमबीबीएस करना चाहते हो, तो साइंस फील्ड में जाने के बाद आपके पास में 2 कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं। ठीक है, कौन सी ये एग्जाम्स होते हैं? सबसे पहला जो एग्जाम है दैट इज नथिंग बट दी नीट इज देयर। ठीक है, नीट यहाँ पर सबसे पहला एग्जाम होता है जो कि यहाँ पर मेडिकल फील्ड में जाने के लिए ये एग्जाम का यूटिलाइजेशन किया जाता है। इसी एग्जाम को क्रैक करके हम मेडिकल फील्ड में यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद कुछ बच्चों की यहाँ पर ड्रीम रहेगी कि उन्होंने यहाँ पर इंजीनियरिंग फील्ड के तरफ जाना है। ठीक है, कई लोगों का ड्रीम होता है कि मुझे इंजीनियर बनना है, अच्छा आईआईटी इंजीनियर अपने को यहाँ पर बनना है, तो उसके लिए जो एंट्रेंस एग्जाम है दैट इज अ जेईई। ओके, सो नीट स्टैंड्स फॉर नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट इज देयर। जेईई having stands for joint entrance examination। जेईई का फुल फॉर्म होता है जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, तो इन एग्जाम्स को आपके माइंड में क्वेश्चन होगा, सर आप अभी से क्यों इन एग्जाम्स के बारे में मुझे बता रहे हो? ये जो एग्जाम्स है ये तो हमें आज से 4 साल 5 साल बाद देने हैं, फिर आप अभी से क्यों हमें ये बर्डन देना चाह रहे हो? मैं बर्डन आपको कोई भी देना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन ये जो एग्जाम्स होते हैं, आप इन एग्जाम्स का जो रिजल्ट्स देखते हो, जो बच्चे फर्स्ट रैंक या फिर आप बोलोगे सिंगल डिजिट रैंक लेकर के आते हैं, मतलब ऑल इंडिया रैंक सिंगल डिजिट, या फिर ऑल इंडिया रैंक डबल डिजिट, या फिर ऑल इंडिया रैंक
ट्रिपल डिजिट। ठीक है, मतलब एयर इंडिया रैंक लाना इतना कोई इजी वर्क नहीं है। इसके पीछे वो बच्चों की जो मेहनत होती है, जो बच्चों का हार्डवर्क होता है, काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क होता है। ठीक है, तो आप जो भी बच्चों के रैंक्स यहाँ पर देखते हो वो उनकी केवल ये 2 साल की मेहनत नहीं होती, मीन्स 11th और 12th की मेहनत नहीं होती, तो ये उन बच्चों की मेहनत होती है 4 से लेकर के 5 सालों की। ठीक है, 7th 8th स्टैंडर्ड से ये बच्चे क्या करने लगते हैं, इन एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करने लगते हैं। ठीक है, एग्जाम का प्रिपरेशन अभी से करना है क्या अपने को, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने स्टोरी सुनी होंगी टॉर्टॉइज एंड रैबिट की। टॉर्टॉइज एंड रैबिट की आपने स्टोरी सुनी होंगी, जिसके अंदर दोनों की रेस होती है और कौन विन करता है, आपका जवाब होगा टॉर्टॉइज। क्यों? टॉर्टॉइज धीरे धीरे से कदम बढ़ाते चलता है और रैबिट काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से भागता है, फिर रेस्ट करता है, फिर आगे चलेगा, फिर रेस्ट करेगा। तो अपने को वैसा बिल्कुल भी करना नहीं है, टॉर्टॉइज की तरह अपने को स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर मूवमेंट्स करने हैं। ठीक है, चलो इसी डिस्कशन को अपन यहाँ पर आगे लेकर के जाते हैं। कुछ जनरल बातें सबसे पहले मैं यहाँ पर आपके सामने डिस्कस करूँगा कि किस तरीके से हम यहाँ पर ये साइंस का स्टडी अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपने को पढ़ना नहीं है, मतलब अपने स्कूल की जो एग्जाम्स होती है, प्रीलिम्स होते हैं, यूनिट टेस्ट होती है, सिर्फ उन्हीं को पास होने के लिए अपने को नहीं पढ़ना है, अपने को ये फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए स्टडी यहाँ पर करनी है। ठीक है, चलो तो ये स्टडी करने के लिए सबसे पहली चीज अपने को क्या होना चाहिए, आपका यहाँ पर क्या करना है, आपको इन क्लासेस में क्लियर योर बेसिक्स, क्लियर योर बेसिक्स, आपके बेसिक्स आपको यहाँ पर क्लियर करने हैं। किसके अंदर से क्लियर करने हैं, जो आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है, एनसीईआरटी का जो हमारा टेक्स्ट बुक है, उस टेक्स्ट बुक के अंदर से अपने को क्या करना है, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने भी बेसिक चीजें हैं, वो अपने को अच्छे से यहाँ पर अंडरस्टैंड कर लेनी है। ठीक है, सपोज आप कोई लेसन यहाँ पर स्टडी कर रहे हो, जैसे लाइट के बारे में आप पढ़ रहे हो। ठीक है, तो जैसे ही आप लाइट के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हो, इंट्रोडक्शन के दिए अंदर दिया हुआ होता है कि वी हैव studied the reflection of light in the previous standard, and in this standard we are going to study about the refraction of light। ठीक है, मतलब रिफ्लेक्शन के बारे में आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़ा है, रिफ्रैक्शन के बारे में हम इस स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले हैं। लेकिन आपने आपके माइंड से यहाँ पर क्वेश्चन खुद से पूछना है कि मुझे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पता है क्या। अगर आपको पता नहीं है तो आपने क्या करना है, प्रीवियस क्लास की बुक उठानी है और उसके अंदर से आपने फिर से उसको, उस पार्ट को पढ़ना है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। इसको कहते हैं हम स्टडी करना। ठीक है, सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्लियर करेंगे हमारे बेसिक्स को फ्रॉम दी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के अंदर से। ठीक है, इसके बाद में आपने क्या करना है, और भी आपके जो कंसेप्ट्स होने वाले हैं, इन कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए, इन कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए आपने कुछ यहाँ पर एक्स्ट्रा बुक्स भी पढ़ने चाहिए। सम एक्स्ट्रा बुक्स यू हैव टू रीड ओवर हियर। ओके, कुछ एक्स्ट्रा बुक्स को भी हम यहाँ पर रीड करेंगे। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ने हैं, मतलब कौन से बुक्स पढ़ने हैं। एक सिंपल बुक का मैं आपको यहाँ पर नाम सजेस्ट करता हूँ, दैट इज नथिंग बट दी अवेयरनेस फॉर साइंस। ओके, अवेयरनेस फॉर साइंस एक सिंपल बुक है जो कि हमारे सिलेबस का बुक नहीं है। दिस बुक वॉज रिटन बाय दैट इज द लखमीर सिंह एंड दी मंजीत कौर। ठीक है, इन्होंने ये बुक यहाँ पर डिजाइन किया है। इस बुक को आप एक रेफरेंस बुक की तरह यहाँ पर हैंडल कर सकते हो साइंस स्टडी करने के लिए। ठीक है, तो इससे आप यहाँ पर क्या करोगे, जो कॉन्सेप्ट्स आपने आपके सिलेबस वाले बुक के अंदर से पढ़े हैं, उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, और भी स्ट्रॉन्गर बना सकते हो बाय यूजिंग दिस सम एक्स्ट्रा बुक्स, और यू कैन से दैट रेफरेंस बुक्स आर देयर। ठीक है, तो ये दो चीजें हम करेंगे। और क्या करना है अपने को यहाँ पर, और अपने को यहाँ पर एक चीज करनी है, पार्टिसिपेट इन
एग्जाम्स। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर आपने यहां पर क्या करना है, पार्टिसिपेट करना है। ओके, यू हैव टू पार्टिसिपेट इन सम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। आप जैसे कि 8th स्टैंडर्ड में हो तो 8th स्टैंडर्ड में कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, उन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को आपने यहाँ पर लेना है, उसके अंदर आपने हिस्सा लेना है और उन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का आपने प्रिपरेशन करना है। ठीक है, अब कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, ज़्यादा कुछ अपन यहाँ पर डिटेल में जाने वाले नहीं है, सिर्फ 1 से लेकर के 2 आपको मैं यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बताता हूँ जो यहाँ पर 8th स्टैंडर्ड में होने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहला एग्जाम है दैट इज ओलंपियाड। अब ओलंपियाड का जो एग्जाम होता है ये हर स्टैंडर्ड में होता है, तो 8th स्टैंडर्ड में भी आप क्या कर सकते हो, ओलंपियाड के लिए एप्लीकेशन कर सकते हो और इस एग्जाम को यहाँ पर दे सकते हो। इसके बाद और यहाँ पर क्या दे सकते हैं अपन, दैट इज नथिंग बट दी RMS का भी एक एग्जाम होता है। दिस इज द राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का ये एक एग्जाम होता है। इस एग्जाम के अंदर भी आप यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हो। अब आपका क्वेश्चन होगा सर हमें मिलिट्री सर्विसेज के अंदर या फिर मिलिट्री स्कूल के अंदर तो पढ़ना नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ आपसे सिर्फ आप एग्जाम तो इसका दे सकते हो। ठीक है, सो अभी से अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तरफ बढ़ोगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की आप तैयारी करोगे तो आपको समझ में आएगा कि सभी जो अपने सब्जेक्ट्स हैं उनको किस तरीके से अपने को यहाँ पर वेटेज देना होता है और उन सब्जेक्ट्स की स्टडी हम जब करेंगे तो सभी कॉन्सेप्ट्स को अपने को यहाँ पर दिमाग में रखना होगा। और जब हम कंपटीशन को देख करके चलेंगे तो कंपटीशन का जो बर्डन होता है किस तरीके से हम यहाँ पर हैंडल कर सकते हैं, तो ये चीज़ें अपने को यहाँ पर अंडरस्टैंड होने वाली है। तो ये जनरल चीज़ें मैंने आपके सामने यहाँ पर डिस्कस कर दी। सबसे पहले किस तरीके से हम यहाँ पर हमारे बेसिक्स को क्लियर करेंगे, NCERT को, टेक्स्ट बुक को ध्यान में रखते हुए। इसके बाद हम जो कॉन्सेप्ट्स हम यहाँ पर इसके अंदर पढ़ने वाले हैं उसको हम यहाँ पर स्ट्रॉन्गर बनाएंगे, जैसे कि आप यहाँ पर अदर कुछ बुक्स को यहाँ पर रेफर कर सकते हो। इसके बाद जो हम एग्जाम्स के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले हैं जैसे कि ओलंपियाड है, RMS है, ऐसे कई सारे एग्जाम्स के अंदर आपने पार्टिसिपेशन आपका रखना है कि ताकि आप अच्छे से यहाँ पर प्रिपेयर हो सको, प्रिपेयर कर सको। अपने को डायरेक्टली यहाँ पर नीट या फिर JEE के बुक्स पढ़ना स्टार्ट बिल्कुल भी करना नहीं है। सिर्फ हम कौन सी स्टैंडर्ड के अंदर है और अपन ने किस तरीके से, किस मैनर से अपने को यहाँ पर अभी से स्टार्ट करना है, अभी से यहाँ से अपने को वो एक गोल लेकर के चलना है, यही चीज़ मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो के मीडियम से बताने वाला हूँ। ठीक है, ओके। सो ये कुछ जनरल चीज़ें मैंने आपके सामने यहाँ पर डिस्कस कर दी है। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते अपन इसी डिस्कशन को लेकर के। ओके, जैसे कि हमने अभी यहाँ पर देखा था कि साइंस के अंदर 3 डिफरेंट स्ट्रीम्स है, दैट इज अ स्ट्रीम्स की बात करूँगा या फिर मैं बोलूँगा ब्रांचेस है। फर्स्ट ब्रांच इज अ फिजिक्स, सेकंड ब्रांच इज अ केमिस्ट्री एंड थर्ड ब्रांच इज दी बायोलॉजी। इसके अंदर ही इन्वायरमेंटल साइंस के भी कुछ लेसन्स है अपने सिलेबस के अंदर। लेकिन जैसे ही हम 10th पास आउट होते हैं, 11th में एडमिशन लेते हैं, तो 11th में जाने के बाद ये जो ब्रांचेस है इनके अपने को इंडिविजुअल बुक्स यहाँ पर सिलेबस के अंदर स्टडी करने होते हैं। ठीक है, लेकिन 8th स्टैंडर्ड के अंदर ये तीनों ब्रांचेस के जो चैप्टर्स है, जो कंटेंट है, वो एक ही सिंगल बुक के अंदर है। ठीक है, सो अभी से अपनी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, फिजिक्स को स्टडी करने की, केमिस्ट्री को स्टडी करने की और बायोलॉजी को स्टडी करने की। सबसे पहले हम यहाँ पर ये फंडामेंटल चीज़ों को यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, देखो, सो सबसे पहले अगर हम फिजिक्स का कोई भी एग्जाम्पल, एक आधा लेसन उठाएंगे, कोई एक लेसन अपन यहाँ पर उठाते हैं, सपोज लाइट है या फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी है, कोई भी लेसन। ठीक है, अब मैं इसके आगे के लेक्चर्स के अंदर आपको बताऊंगा कि कोई भी पर्टिकुलर लेसन है उसको हम किस तरीके से स्टडी करेंगे। अभी हम सिर्फ जनरल तरीका देख रहे हैं कि जनरली हम फिजिक्स की स्टडी किस तरीके से यहाँ पर करने वाले हैं, केमिस्ट्री की स्टडी हम किस तरीके से यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, सो सबसे पहले फिजिक्स को जब हम यहाँ पर पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो इसकी अपने को सबसे पहले क्लियर करना ज़रूरी है, दैट इज़ अ थ्योरी। ओके, जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट होने वाला है, जितनी भी थ्योरी होने वाली है, उस लेसन के रिगार्डिंग सबसे पहले अपने को
वो यहाँ पर क्लियर करना ज़रूरी है। ठीक है, सबसे पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे कि आपके सामने अगर थ्योरी के अंदर पढ़ते पढ़ते आपके सामने अगर सिनेरियो है, दैट इज़ एक स्टूडेंट है या फिर एक बॉय है, एक बॉय इज स्टैंडिंग नियर द ट्रेन, एक पर्सन है जो कि ट्रेन के पास में खड़ा हुआ है, तो आपके माइंड में भी एक ऐसा सिनेरियो डेवलप हो जाना चाहिए कि वो जो पर्सन है वो मैं ही पर्सन हूँ और मेरे पास ही वहाँ पर ट्रेन खड़ी है, ट्रेन विसलिंग कर रही है, ट्रेन का साउंड मेरे ईयर्स में जा रहा है। ठीक है, मतलब खुद से आपने यहाँ पर इमेजिनेशन करना है और खुद से उस स्टोरी का वहाँ पर आपने पार्ट बन जाना है। ठीक है, मतलब सबसे पहले आपने क्या करना है, थ्योरी जो रहने वाली है उस पर्टिकुलर लेसन की वो आपने यहाँ पर क्लियर करनी है। ठीक है, इसके बाद जब हम थ्योरी क्लियर कर लेते हैं, अच्छे से इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं हमारे सिलेबस के बुक के अंदर से, हमारे रेफरेंस बुक के अंदर से, इसके बाद वो जो पर्टिकुलर लेसन रहेगा उसके अंदर आपने थोड़ा ध्यान देना है कि उसके अंदर कुछ फॉर्मूलाज है क्या, उस लेसन के अंदर कुछ फॉर्मूलाज है क्या। कुछ फॉर्मूलाज अगर उस लेसन के अंदर होते हैं, अब फिजिक्स का लेसन है तो उसके अंदर फॉर्मूलाज ऑफ कोर्स होते ही है, तो उन फॉर्मूलाज के ऊपर आपने यहाँ पर फोकस करना है। ठीक है, सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक फॉर्मूला का एग्जांपल सपोज अपने पास में है, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, अब मेरा मीनिंग ये नहीं है कि आपने इस फॉर्मूला को रट्टा मार देना है, ये फॉर्मूला आपने रटना नहीं है, आपने ये समझना है कि सबसे पहले ये फोर्स मतलब क्या होता है, फोर्स का डेफिनेशन क्या है, फोर्स का एग्जाम्पल क्या है ये चीज़, क्या ये फिजिकल क्वांटिटी है, क्या ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, इसका यूनिट क्या है। ठीक है, मास मतलब क्या होता है, मास का यूनिट क्या है, एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है। इस तरीके से सभी चीज़ों का सिग्निफिकेंस हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे और फिर ही ये फॉर्मूला को हम यहाँ पर रिमेंबर करेंगे। ठीक है, इस तरीके से की जाती है फिजिक्स की स्टडी। ठीक है, इसके बाद आपने आना है, दैट इज नथिंग बट दी, जो भी आपके लेसन के अंदर सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स होने वाले हैं, जितने भी सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स होने वाले हैं, न्यूमेरिकल्स होने वाले हैं, आपने उन न्यूमेरिकल्स को अच्छे से रीड करना है। अच्छे से हम उन न्यूमेरिकल्स को क्या करेंगे, रीड करेंगे, उनके सल्यूशन किस तरीके से अपने टेक्स्ट बुक के अंदर दिए हैं वो भी हम यहाँ पर अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद में फोर्थ स्टेप के अंदर हम आते हैं। फोर्थ स्टेप यहाँ पर आपका होता है, दैट इज नथिंग बट दी समरी ऑफ दैट लेसन। उस लेसन की हमने क्या करनी है, समरी अच्छे से पढ़नी है। आपके टेक्स्ट बुक में अगर आप देखोगे, लेसन खत्म होने के बाद रिकैप्चुलेशन का एक पोर्शन होता है, रिकैप करने का एक आपके पास में एक पेज होता है जिसके ऊपर उस लेसन का पूरा समरी डिस्कस किया जाता है। उस लेसन की समरी आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करनी है। ये सब चीज़ें अपने को अंडरस्टैंड करना है। सिर्फ अपनी प्रीलिम्स आ गई, अपन ने उसको रट लिया, अपने टीचर ने अपने को 10 क्वेश्चंस दे दिए, वो 10 क्वेश्चंस अपन ने याद कर लिए, वही जा कर के हम एग्जाम में लिख रहे हैं, तो ये चीज़ बिल्कुल भी यहाँ पर काम आने वाली नहीं है। क्योंकि नीट एंड JEE ये जो एग्ज़ाम्स आप दिमाग में सोच के चलते हो या फिर चलना होगा अपने को इसके आगे, तो इन एग्ज़ाम्स में ये बिल्कुल भी चलता नहीं है। ठीक है, समरी डिस्कस करने के बाद हम यहाँ पर आएंगे उस करस्पॉन्डिंग लेसन की जो एक्सरसाइज होने वाली है। जो एक्सरसाइज होने वाली है उस एक्सरसाइज के अंदर आपने आना है। उस एक्सरसाइज के अंदर कई सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स रहेंगे, मैच द पेयर रहेंगे, ट्रू एंड फॉल्स या फिर आंसर इन वन वर्ड, ऐसे टाइप के जो क्वेश्चंस रहेंगे, इन क्वेश्चंस के आंसर आपने खुद से यहाँ पर देखने हैं, खुद से आपने इन आंसर्स को देने की कोशिश करनी है। ठीक है, सो फिर हम आएंगे यहाँ पर एक्सरसाइज के अंदर। एक्सरसाइज को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज जब हम सॉल्व करते हैं तो डायरेक्टली हमने डाइजेस्ट या फिर कोई भी तरीके का गाइड यहाँ पर देखना नहीं है। सबसे पहले हमने खुद से यहाँ पर उस एक्सरसाइज को सॉल्व करके देखना है और फिर हम कितने वहाँ पर सही है या फिर गलत है या फिर कोई क्वेश्चन का आंसर अपने को पता नहीं है, फिर हम जा कर के कोई रेफरेंस लेंगे या फिर कोई बुक के अंदर हम यहाँ पर इसका आंसर देखेंगे। तो इस तरीके से ये 5 स्टेप्स के अंदर हम क्या कर सकते हैं, फिजिक्स का स्टडी हम यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम यहाँ पर दैट इज केमिस्ट्री के अंदर। केमिस्ट्री के अंदर भी सबसे
इसी तरीके से हम आते हैं यहाँ पर केमिस्ट्री के तरफ। ओके, फिजिक्स को किस तरीके से अपने को पढ़ना है ये अपन ने यहाँ पर अंडरस्टैंड कर लिया है। केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी हम ये किस तरीके से यहाँ पर पढ़ेंगे 8th क्लास के अंदर इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, ये हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेकर के आने वाले हैं। ठीक है, सो आज के लेक्चर के लिए हम यहाँ पर इतना ही पॉज करता है, इसको यहाँ पर ही स्टॉप करेंगे। ओके, सो आई होप आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर इंफॉर्मेशन इस लेक्चर से यहाँ पर मिली रहेगी। ओके, सो टुडे वी शैल स्टॉप हियर। थैंक यू वेरी मच।